हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका का जीवित बाह्य पारगम्य स्तर है। कोशिका झिल्ली कोशिका का जीवित बाह्य पारगम्य स्तर होता है। अब देखो, बाह्य स्तर किसमें होगा? जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि जैसे पादप कोशिका, कवक कोशिका, जीवाणु कोशिका, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल के नीचे स्थित होगी। लेकिन जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, जैसे जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में सबसे बाह्य स्तर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। जीवित भाग होता है और कैसा होता है? ये पारगम्य होता है। जो कोशिका झिल्ली है, ये प्रोटोप्लाज्म को बाहर से घेरे रहता है। यानी जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य को घेरने के कारण इसको जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को बाह्यतम रूप से कौन घेरता है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब देखो, एक चीज देखना, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब एक शब्द है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो ध्यान रखना इस चीज का। प्रोटोप्लास्ट तो किसको बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली को। और प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? साइटोप्लाज्म और केंद्रक को। अब इसके बाद देखो, एक वैज्ञानिक थे क्रेमर एवं नेगेली। क्रेमर एवं नेगेली ने कोशिका कला या कोशिका झिल्ली शब्द दिया। यानी कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था? क्रेमर और नेगेली ने। कला या झिल्ली एक ही बात है। तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था? क्रेमर एवं नेगेली ने। एक वैज्ञानिक थे प्लोव ने इस कोशिका झिल्ली को क्या कहा था? जीव द्रव्य कला। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जीव द्रव्य को बाह्यतम रूप से घेरती है, इसलिए इसको जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली या कोशिका कला शब्द तो किसने दिया था? क्रेमर एवं नेगेली ने।
और जीव द्रव्य कला शब्द किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना प्लोव ने। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो पादप सेल होती है, पादप सेल, इसके मध्य में एक क्या पाई जाती है, रिक्तिका। पादप सेल के मध्य में एक बड़ी विकसित रिक्तिका पाई जाती है और इस रिक्तिका के ऊपर क्या पाई जाती है, झिल्ली। इस रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट सबसे पतली झिल्ली होती है, सबसे पतली झिल्ली कौन सी होती है, रिक्तिका की झिल्ली या टोनोप्लास्ट। तो ध्यान रखना, रिक्तिका की कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट क्या होती है, सबसे पतली झिल्ली होती है। अब इसके अलावा जो अन्य कोशिकांग होते हैं, अन्य कोशिकांगों की कोशिका झिल्लियों को क्या बोलते हैं, जैविक झिल्लियां। क्या बोलेंगे, जैविक झिल्लियां। एक चीज सामान्यतः जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सामान्यतः सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, दिमाग में रखना, लिपिड और प्रोटीन। सामान्यतः सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, तो ध्यान रखना, लिपिड और प्रोटीन से। अब इस सेल मेम्ब्रेन की जो संगठन है या इसकी जो संरचना है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। तो देखो अब देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत। हाँ, अब देखो कोशिका झिल्ली के मॉडल। कोशिका झिल्ली के मॉडल में देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो सैंडविच मॉडल है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखना, सैंडविच मॉडल डेनियली एवं डॉसन नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियली एवं डॉसन नामक वैज्ञानिकों ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, सैंडविच मॉडल किसने दिया। अब देखो इसके बाद जो डेनियली और डॉसन थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली 2 प्रोटीन और 2 लिपिड की परतों से मिलकर के बनी होती है। अब देखो ये जो परत है ये है प्रोटीन की परत। किसकी है ये, प्रोटीन। ये जो 2 परतें हैं ये परतें किसकी बनी है, लिपिड की। और ये परत फिर किसकी बनी होती है, प्रोटीन। तो कहने का मतलब कोशिका झिल्ली में द्विस्तरीय परत तो किसकी होती है, प्रोटीन की, और द्विस्तरीय परत किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड या लिपिड की। तो जो लिपिड की परत होती है इसको दोनों ओर से कौन घेरे रहती है, प्रोटीन। मध्य में तो क्या है, लिपिड की परत है, और दोनों ओर से घेर कौन रखी है इनको, प्रोटीन की परत। अब देखो जो फॉस्फोलिपिड की परत होती है इसके 2 सिरे हैं। जो सिरा प्रोटीन की ओर है ये कैसा होता है, जलरागी। प्रोटीन वाला सिरा कैसा होता है, जलरागी सिरा या ध्रुवीय सिरा। और जो सिरा मध्य की ओर होता है ये कैसा होता है, जल विरागी। जल विरागी
या अध्रुवीय सीरम। तो फास्फोलिपिड के जो दो स्तर होते हैं उनके जल रागी सिरे तो किधर होते हैं, प्रोटीन की ओर, और जो जल विरागी सिरे होते हैं वो किधर होते हैं, मध्य की ओर स्थित होते हैं। और फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों को घेरने का काम कौन कर रही है, प्रोटीन की परत। यह संरचना किसने बताई थी, डेनियली एवं डॉसन ने। तो ये सैंडविच के समान होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, सैंडविच मॉडल। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो डेनियली और डॉसन का मॉडल है इसमें प्रोटीन और लिपिड का विन्यास किस प्रकार होगा। तो देखो सबसे पहले किसकी परत है, प्रोटीन की, उसके बाद लिपिड, उसके बाद लिपिड और उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन और लिपिड का विन्यास क्या हो जाएगा, PLLP। ये हो गया डेनियली डॉसन में जो मॉडल है उसमें प्रोटीन और लिपिड का विन्यास। तो ये मॉडल तो किसका हो गया, डेनियली और डॉसन का मॉडल, जिसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली द्विस्तरीय फास्फोलिपिड और द्विस्तरीय प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। अब इसके बाद देखो जो अगला मॉडल है वो है इसके बाद देखो दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इसको बोलते हैं इकाई झिल्ली प्रतिरूप या इकाई झिल्ली मॉडल। सबसे पहली बात, ये मॉडल किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई झिल्ली प्रतिरूप किसने दिया था, तो ध्यान रखना रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, इकाई झिल्ली प्रतिरूप किसने दिया था या इकाई झिल्ली मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्टसन। अब देखो रॉबर्टसन ने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेकिन रॉबर्टसन ने जो अंतर बताया वो क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की तो दो परतें होती हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड की एक द्विस्तरीय अणु वाली एक ही परत होती है। तो ये परत है, ये तो किसकी है, प्रोटीन की। ये परत भी किसकी है, प्रोटीन की। और मध्य में क्या है, फॉस्फोलिपिड की परत। मध्य में क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो देखो इसके अनुसार भी प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में तो किसकी परत पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की परत, जो यहां पर एक परत होती है, और इसको दोनों ओर से घेरने का काम कौन करती है, प्रोटीन की परत। और इन्होंने फास्फोलिपिड वाली परत की मोटाई बताई थी 35 एंगस्ट्रॉम, प्रोटीन वाली की 20 एंगस्ट्रॉम और इसकी भी 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मोटाई कितनी हो जाती है प्लाज्मा झिल्ली की, 75 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बताई थी, वो क्या बताई कि सभी झिल्लियां संरचना में एक समान होती है। सभी जैविक झिल्लियां होती हैं या प्लाज्मा झिल्लियां होती हैं, वो क्या होती हैं, एक समान होती हैं, और उनकी मोटाई भी क्या होती है, एक समान। यानी प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और उसकी मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम में होती है। तो ये मॉडल किसका हो गया, रॉबर्टसन का। अब इसके बाद जो सर्वमान्य मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली का, सर्वमान्य वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो देखो
अब देखो अगला मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल है। पहली बात तो क्या है, सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, तो ध्यान रखना सर्वमान्य मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। दूसरी बात, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। सिंगर एवं निकोलसन। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। अब देखो सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। मोटाई भी कितनी बताई थी, 75 एंगस्ट्रॉम। अब बात आती है इन्होंने अलग क्या बताया था, तो ध्यान रखना सिंगर और निकोलसन ने अलग बताया। वो बात क्या थी, तो इन्होंने बताया था मध्य में तो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत होती है। लेकिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की 2 परतें होती हैं। ये प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। तो प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य प्रोटीन, या इसको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन। एक होती है आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक या समाकल प्रोटीन। आंतरिक या समाकल प्रोटीन। जो अलग चीज बताई थी वो यही थी कि जो प्रोटीन है प्लाज्मा झिल्ली में, जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार की होती है, परिधीय प्रोटीन और समाकलन प्रोटीन। तो अभी देखो अपन ने ये प्रोटीन परत, ये प्रोटीन परत, और बीच में फास्फोलिपिड परत। बीच में किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की परत। अब जो प्रोटीन है ये 2 प्रकार की है। जो ये तो है बाह्य प्रोटीन जो फास्फोलिपिड के ऊपर या इनको दोनों ओर से घेरे रखती है। ये तो कौन सी प्रोटीन है, बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन। एक प्रोटीन ऐसी होती है जो फास्फोलिपिड की परत के अंदर दसी होती है। फास्फोलिपिड की परत के अंदर दसी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, समाकल प्रोटीन। अब जो समाकल प्रोटीन है ये फास्फोलिपिड की परत के अंदर दसी हुई होती है और एक छिद्र युक्त दीवार बनाती है। तो यही प्रोटीन है जिसके कारण कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा झिल्ली में या कोशिका झिल्ली में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, वो है समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। जो परिवशीय जो फास्फोलिपिड परत है इसके अंदर दसी हुई होती है। तो तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार
प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य प्रोटीन होती है और एक आंतरिक या परिधीय प्रोटीन होती है। ये परिधीय प्रोटीन है, ये फोस्फोलिपिड के अंदर दसी हुई होती है और एक छिद्रयुक्त दीवार बनाती है और यही क्या करती है, पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। तो यहां पर अपन ने कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल पढ़े हैं। पहला मॉडल पढ़ा था अपन ने कौन सा, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियली एवं डॉवसन ने। दूसरा पढ़ा अपन ने इकाई झिल्ली मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने। और तीसरा मॉडल पढ़ा कौन सा, तरल मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली के रूपांतरण या प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। अब देखो सबसे पहला रूपांतरण है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं, तो माइक्रोविलाई कोशिका झिल्ली के अंगुलीनुमा प्रवर्त होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंगुलीनुमा प्रवर्त या उभार होते हैं जो अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो माइक्रोविलाई क्या है, माइक्रोविलाई अंगुलीनुमा उभार होते हैं। अंगुलीनुमा उभार क्या काम करते हैं, तो माइक्रोविलाई अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। ये तो हो गया क्या, माइक्रोविलाई। अब इसके बाद दूसरा रूपांतरण है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स ये डेस्मोसोम क्या होते हैं, तो डेस्मोसोम कोशिका झिल्ली पर, डेस्मोसोम कोशिका झिल्ली पर धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। क्या करती हैं, तो दो निकट कोशिकाओं के मध्य संचार का कार्य करती है। डेस्मोसोम दो पास कोशिकाओं के मध्य संचार का कार्य करते हैं। पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मोडेस्माटा कर रहे। अब इसके बाद तीसरा रूपांतरण है वो है मीजोसोम। तीसरा रूपांतरण है मीजोसोम। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल में श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, मीजोसोम में। और यूकैरियोट कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, मीजोसोम में। अब ये मीजोसोम क्या है, तो ध्यान रखना मीजोसोम प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन है या कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है। तो प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है और उन वलनों को क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और मीजोसोम में
जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हो गए प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। अब देखो इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है वो है कोशिका झिल्ली के कार्य। तो एक दो कार्य तो नॉर्मल है कि ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। अब इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखेंगे। कोशिका झिल्ली के कार्य। तो देखो कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके द्वारा पदार्थों का परिवहन दो प्रमुख विधियों से होता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली कैसी है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके द्वारा पदार्थों का परिवहन दो प्रमुख विधियों से होता है। दो प्रमुख विधियों से होता है। अब देखो दो विधियां कौन सी है। नंबर एक है निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन का मतलब क्या है, तो निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। पदार्थों का अधिक सांद्रता से किधर जाना, निम्न सांद्रता की ओर। तो जहां सांद्रता ज्यादा है वहां से पदार्थ किधर जाएंगे, जहां सांद्रता कम है। तो इस निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे विसरण व परासरण। तो विसरण और परासरण में एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय परिवहन में क्या होता है, सक्रिय परिवहन में क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं इसका उल्टा हो जाएगा। पदार्थ निम्न सांद्रता से या कम सांद्रता से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर। मतलब सांद्रता इधर कम है और सांद्रता इधर ज्यादा है।
तो ज्यादा से कम की ओर तो आ सकते हैं, लेकिन जब कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो ऊर्जा किससे मिलेगी? एटीपी से। तो ध्यान रखना, सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। तो इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पदार्थों या जल का परिवहन दो प्रमुख विधियों के द्वारा होता है, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। ये तो हो गया कार्य नंबर 1। कार्य फर्स्ट क्या हो गया? पदार्थों का परिवहन और जल का परिवहन। अब इसके बाद देखो अगला कार्य। अगला कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकृति आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। अब देखो, कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है कोशिकीय आसंजन में सहायता। तो कोशिकीय आसंजन में सहायता कौन करेगी? ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली। तीसरा कार्य देखो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस क्या है? तो कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेरकर पाचन करने की प्रक्रिया। कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य पदार्थों को घेरकर पाचन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब ध्यान रखना, यदि इस प्रक्रिया में, यदि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के अंदर कोई ठोस पदार्थ है तो इस प्रक्रिया को तो क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। और यदि कोई पदार्थ तरल है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। तो एक शब्द तो क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। और एक शब्द है पिनोसाइटोसिस। तो मैंने आपको बताया एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य पदार्थों को घेरकर पाचन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। अब यदि इन पाचन में पदार्थ कैसे हो? ठोस पदार्थ कैसे हो? ठोस पदार्थ हो। तो ठोस पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया, ठोस पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस। और तरल पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस। पदार्थ कैसे हो? तरल। तो तरल पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। ठीक है। अब अगला कार्य देखिए, कोशिका झिल्ली अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से क्या करती है? बाहर निकालती है।
तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। या बही कोशिका लयन कहते हैं। तो अगला कार्य क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। बही कोशिका लयन कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो देखो, पहला कार्य अपन ने क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों और जल का परिवहन होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली क्या है? एक चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसलिए इसके द्वारा पदार्थों और जल का परिवहन होता है। दूसरा कार्य पढ़ा अपन ने कि यह कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है। तीसरा कार्य पढ़ा अपन ने एंडोसाइटोसिस, यानी कोई बाहर के पदार्थ है वो कोशिका के अंदर चले जाते हैं तो कोशिका झिल्ली उनको घेर करके क्या करती है? उनका पाचन कर देती है। अब यदि पदार्थ ठोस है तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? फैगोसाइटोसिस। और यदि पदार्थ तरल है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा कोशिका झिल्ली क्या करती है? जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बही कोशिका लयन। अब देखो, एक दो स्पेशल पॉइंट देखते हैं। जो कोशिका झिल्ली है ये पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्या हो गया है? कंप्लीट।